आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. आज हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे। नाम सुना है वेक्टर का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे sir. वाह, क्या सुना है? बोलो, किसको कहते हैं वेक्टर? Physical quantity which possess both magnitude and direction. फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं फिर? That can be measured. वेरी गुड। ठीक है, मुझे थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताओ। रेडियन किसको कहते हैं? रेडियन, डिग्री, ये सब मालूम है? एंगल का मेजरमेंट। हाँ, वेक्टर चैप्टर में थोड़ा बहुत यूज होगा। तो क्या है 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है? Pi 180 degree. करेक्ट, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। वो तो कन्वर्जन हो गया। 1 रेडियन कहते किसको है? Sir, in the circle, if the length of arc is equal to the radius, then the angle intercepted by the arc center angle is called as radian. वेरी गुड। सबको समझ आया? यस सर। तो फर्स्ट हाफ एन आवर हम लोग जरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, क्योंकि वेक्टर चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो स्कूल में पहली बार जब आपको एंगल पढ़ाया गया होगा, इस क्लास में था 6th-7th में रहा होगा शायद, याद है? बोलो, कब था? 6th-7th-8th जब भी आया होगा, कब आया था एंगल इंट्रोड्यूस हुआ था आप लोग के सिलेबस में? तो जब भी आया होगा। तो एंगल को डिफाइन कैसे किया था? कैसे? एंगल किसको कहते थे? तो आपको याद होगा कुछ ऐसा डेफिनेशन रहता था कि ये एंगल, ये अगर थीटा है, ये रेडियस आर है, ये आर्क लेंथ एल है, तो एंगल, ये जो एल बाई आर का रेशियो है, इसी को एंगल कहते थे। याद है? तो एंगल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जो नाम आपने सुना होगा वो रेडियन है, और यही स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट। और दूसरा जो कन्वेंशनली हम लोग यूज करते हैं वो है डिग्री। ठीक है, रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन सबको मालूम है। 180 डिग्री पाई रेडियन। मालूम है ना? Yes, sir. सर्कल Yes. का सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? कैसे? तो जब हम सर्कल कंप्लीट करेंगे तो जो आर्क लेंथ होगा वो पेरीमीटर है, और सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 2 पाई है, 360 डिग्री।
तो 2 पाई इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन आर, so perimeter is 2 pi r. That is equals to 2 Yes, pi. sir. Yes, sir. तो ये प्लेन एंगल कहते हैं, जिसको हम लोग एंगल कहते हैं, फंडामेंटली ये प्लेन एंगल है। एक और एंगल होता है सॉलिड एंगल, बट चलो वो बाद में बताऊंगा, अभी इस चैप्टर में उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इस एंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, Yes. नाम सुना है सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा क्या है, जल्दी बताओ। Opposite about hypotenuse. Opposite upon hypotenuse. अच्छा, ये सबको पता है, पी बाई एच, बी बाई एच, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं कुछ, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपको याद होगा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको? हाँ सर। साइन 60 क्या होता है? 3 by 3 upon 2. 3 by Upon By 2. 2. साइन 30, 1 by 2. upon 1 by Upon 2. 2. tan 30, 1 by root 3. ठीक है, tan 30 1 by root 3, चलो ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इस चैप्टर में ये एंगल आपको बहुत यूज होगा। जैसे 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, yes, Yes, sir. sir. तो ये 3, ये 4 और ये 5, इसमें ये एंगल कितना होता है मालूम है किसी को? 37. 37, वेरी गुड। तो ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। एग्जैक्ट 37 नहीं होता है, 37 से थोड़ा डिफरेंस होता है, बट ठीक है, वैल्यूज याद रखने के लिए। तो ये अगर आपको एक ट्रायंगल दिमाग में याद है, तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको 0 से लेकर 90 के बीच में जो 0, 30, 45, 60, 90 आता है, 2 एंगल और ऐड हो गया, 37 और 53। जैसे कोई साइन 37 पूछे तो बता सकते हैं, Sir, 3 by 5. कॉस 37, 4 by 5. 4 by 5. बहुत बढ़िया। साइन 53, 4 by 4 by 4 5. by 5. वेरी गुड। कॉस 53, 3 by 3 3 by by 5. इसी तरह टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो भी पूछेगा बता सकते हैं। तो Yes, ये sir. मैं एक Yes. एडिशनली पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करने को कह रहा हूँ। इससे क्या होगा कि 2 एंगल और आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही, हल्की सी कुछ आवाज आई। इज एनीवन आस्किंग एनीथिंग? नहीं, ये इसके 2 ब्रांचेस है ना, आईटीएन के। हाँ, वो पूछ रहा था, मतलब कि इसलिए शायद ठीक है, नो आई मुझे डोंट। लग रहा है सानवी और वो सब ऐसे लीव पर है। मुझे कोई वो पूछ पूछ sir? बोले जा रहा है मुझे। हाँ हाँ, हाँ सर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेसिकली यही है। नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत सारे हो सकते हैं, 3 4 5 अच्छा। भी एक है। ओ ओके। कोई भी 3 कॉम्बिनेशन जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हाँ ओके, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि होता क्या है। आगे बढ़ो, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर बोलो, सर ये 53 और 37 कैसा है सर? कैसे आया? मतलब मेजरमेंट है बेटा। ओके सर, ये फिक्स्ड है क्या? सर? ये वाला याद करना है सर, 37 और 50। हाँ, याद करना है, वही मैंने कहा। जैसे आप लोगों ने 30 डिग्री 60 डिग्री याद किया है,
उसमें से 2 एंगल और याद कर लीजिए, लेकिन एंगल का वैल्यू केवल लिख देता तो याद करना मुश्किल होता, इसलिए ये ट्रायंगल बना के लिख दिया कि ट्रायंगल अगर याद रहे 3, 4, 5 का तो ये सब एंगल अपने आप याद हो जाएंगे। सर ये 57 और 53 और 37 कैसा है वो नहीं जानना है सर। मेजरमेंट से आया, जैसे साइन 31/2 कैसे आया, ओके सर। है ना। हाँ सर समझ में आ गया। सर हमें साइन 53 कॉस 53 ये सभी एंगल्स के हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही याद रखना है। हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो 2 बातें होती है, एक चीज है कि बहुत प्रिसाइजली जानना, तो आपको तो 2-4 एंगल मालूम है ना, 0 से 90 के बीच इनफाइनाइट एंगल होंगे। मैं पूछूं साइन 10 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, 20 डिग्री का नहीं पता, 11.5 का नहीं पता, 30.25 का नहीं पता, तो आपको तो सिर्फ 2-4 मोटे मोटे वैल्यूज याद है, ठीक है। तो वैसे ही 37 क्योंकि 3, 4, 5 ये जो एक ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बहुत कॉमन है, इससे रिलेटेड वैल्यूज बहुत कॉमनली यूज होते हैं, इसीलिए इसको याद कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एंगल 53, 37 is that 37? हो गया, सबका लिख लिया सबने, यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि इस वेक्टर चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। ये आपको मालूम है साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, ये सब का फॉर्मूला? No, sir. No, sir. No, साइन sir. a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ऐसा कुछ? No, sir. No, sir. No, sir. यस तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी सर शुरू करेंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, बट कुछ फंडामेंटल, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको मालूम है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है, सबको मालूम है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो वैसे ही कुछ और आइडेंटिटी, 1-2 और जो आपको याद रखना चाहिए इस चैप्टर में अच्छा करने के लिए, जैसे साइन a प्लस बी, ये होता है साइन, इन सब का डेरिवेशन है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट मैथ्स में सर पढ़ाएंगे ही, मैं क्यों टेंशन में। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कोई तो पढ़ा होगा तुम लोगों में से स्कूल में इसको, कि नहीं पढ़ा है? No, sir. पहले पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है ना, हाँ। साइन ए माइनस बी अगर होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। इसके अलावा, अच्छा रुको, तो यहीं से अगर ए और बी दोनों को इक्वल कर दें तो एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि साइन 2 थीटा, ए और बी को थीटा पुट कर दो, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखा? Yes.
उसी तरह दूसरा होता है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। यहां पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर फिर प्लस होगा। इससे भी अगर a और b दोनों को थीटा पुट कर दूं तो एक फॉर्मूला मुझे मिल जाता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? Yes, sir. अच्छा, cos स्क्वायर इटसेल्फ इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. इसको एक बार लिखने को। तो ये दो फॉर्मूला आपको मोस्टली इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, इसलिए इसको भी लिख लो, अदरवाइज पूरी पढ़ाई सर जाएगी जो तो आप जब थीटा इक्वल है, जब हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना sin 2 थीटा, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। अरे a और b दोनों को थीटा पुट कर दो और a प्लस बी के फॉर्मूला में डाल दो, तो cos a प्लस बी क्या हो गया? cos 2 थीटा। सर समझा। समझ गया? Sir, that's cos 2 theta or cos square theta. No, it's cos 2 theta, not cos square theta. Cos square theta means cos theta into cos theta. That's a different thing altogether. This is cos 2 theta. जल्दी कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। कुछ और फंडामेंटल एक और ट्रिग्नोमेट्री फिर देखते हैं।
अगर मैं सारे एंगल को यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको 0 डिग्री बोलूंगा तो ये 90 डिग्री होगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब ये डिग्री लिखने की हैबिट थोड़ा कम करते हैं। इसको अगर मैं 0 बोलूंगा तो इसको π/2 बोलूंगा, Yes, sir. Yes, sir. इसको फिर पाई बोलूंगा, इसको फिर 3π/2 बोलूंगा और इसको फिर 2π बोलूंगा। कोई दिक्कत? नो सर। और आगे बढ़ते जाएं तो इसको फिर सर, समझा नहीं। 5π/2 बोलूंगा। अगर हम ऐसे घूमते जाएं, समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ से इसी सर्कल में घूमता जाऊं यस सर, यस समझा सर। तो ये जो एंगल है ये 0 से π/2 में लाई करेगा हमेशा। यस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर ये एंगल है तो ये हमेशा π/2 से पाई के बीच लाई करेगा, है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। यही अगर ये एंगल है तो 0 से स्टार्ट करके देखेंगे तो ये पाई से 3π/2 के बीच लाई करेगा, है यस ना। सर। यही अगर कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में है तो ये 0 से देखें इसी ऑर्डर में तो ये 3π/2 से 2π के बीच लाई करेगा, यस सर। है ना। इसी तरह से अगर हम रोटेट करते जाएं तो फिर 2π से 5π/2 के बीच यहाँ होगा, फिर यस सर। फिर 5π/2 में पाई ऐड कर देंगे तो 3π होगा यहाँ पर, होगा ना। यस सर। फिर 7π/2 होगा यहाँ पर, यस सर। फिर 4π होगा यहाँ पर। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0, 2π, 4π ये सब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। यस ये पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को। Yes, sir. यस यस सर। π/2 से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव एक्स पे है Yes, sir. यस सर। और π/2 के अल्टरनेट मल्टीपल वाई एक्सिस पर ऊपर नीचे है, जैसे 1 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 5 ऊपर है 7 नीचे है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मैं कोई एंगल बोलूं तो तुम ये इतना तो बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है। Yes, sir. यस सर। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो कम से कम एंगल का वैल्यू सुन के हम उसका क्वाड्रेंट तो डिसाइड कर ही सकते हैं ना। जैसे यस इफ आई आस्क यू 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? Second. सेकंड। Second. सर। 150 डिग्री थर्ड। सेकंड। Second. सेकंड। 345 डिग्री। फोर्थ। चलो क्वाड्रेंट से एंगल समझ में, एंगल को Sir. क्वाड्रेंट से समझ में आया। सर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझा नहीं। कौन नहीं समझा? वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो समझा नहीं मैं। समझा नहीं? कौन सा एंगल नहीं समझा? कौन सा एग्जांपल बताऊं? बोलो। सर 345। 345। 2π 360 डिग्री होता है यस सर। और 3π/2 कितना डिग्री होता है? थ्री π/2 कितना 7. डिग्री होगा? 3π/2 को डिग्री में 270. कन्वर्ट करके बताओ। 270 डिग्री। 270। 270।
तो जो आपका 345 है वो 270 से 360 के बीच में आएगा। यस सर। मतलब 3 पाई/2 और 2 पाई के बीच में ही कहीं रहेगा। यस सर, तो वो समझा कौन सा सर। क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसने पूछा था उसको समझ आया? यस सर, समझा सर। पक्का? हेलो सर, आपने वो कुछ साइंस पक्का के सर। बारे में बोला था, वो समझ नहीं आया था मुझे। क्या? आपने सर कुछ साइंस के बारे में बोला था, प्लस माइनस और एक्सिस के बारे में, वो मुझे समझ नहीं आया था। साइन कहाँ बोला था बेटा? सर आपने बोला था ना कि अगर एक्स एक्सिस पे तो प्लस होगा, वैसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं बोला था। Even pies are on the positive axis and मैंने odd. कहा था कि ये जो दिख रहा है आपको पैटर्न देखो। मैंने कहा इस पर पैटर्न देखोगे तो क्या दिख रहा है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा आएगा। इवन नंबर्स है, इवन हाँ, नंबर्स। दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये बोला था मैं। ओके। यहाँ पर पैटर्न देखो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल्स ऑफ 5 और बाकी में ऑड और इवन मल्टीपल्स ऑफ 5/2। नहीं, ऑड नहीं, इवन नहीं, केवल ऑड। यहाँ देखो तो ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है। और ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है ना? इस ऑड में भी एक पैटर्न है कि अल्टरनेट मल्टीपल है। जैसे 1 पाई/2 यहाँ है तो 3 पाई/2 यहाँ है, 5 पाई/2 ऊपर है, 7 पाई/2 नीचे है, ठीक है। यस फिर 9 पाई/2 ऊपर होगा, 11 पाई/2 नीचे होगा, समझ रहे हो? यस यस सर, ठीक है सर, समझ गई। कॉपी कर लीजिए इसको।
done. बोलो। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। याद भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो किसी का वैल्यू नेगेटिव नहीं देखा होगा आपने, 0 से 90 के बीच में, जितना आपको याद है ना? यस सर। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है। और जब मैं कह रहा हूं केवल साइन पॉजिटिव होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट कोसेक तो होगा ही, क्योंकि वो साइन का ही रेसिप्रोकल है। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन बोलते हैं हम लोग, बट उसका नाम टेंजेंट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं कॉस, बट एक्चुअल नेम इसका कोसाइन है। तो कोसाइन पॉजिटिव होता है। तो ये आपको सर कोसाइन तो कॉस होता है ना? हाँ, तो कॉस ही कोसाइन बोला ना। कॉस होता है ना? हाँ, तो मैं भी कॉस ही बोला बेटा। ओ, मुझे कॉट सुनाई दिया। नहीं नहीं, कॉट तो टैन का रेसिप्रोकल होगा। हाँ वही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में, वैसे कॉमन सेंस है ये, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। ये याद रखने के लिए अगर स्कूल में किसी ने पढ़ा होगा तो एक छोटा सा ट्रिक दिया रहता था, ऐड शुगर टू कॉफी। याद है? पढ़ा है किसी ने? यस सर। यस सर। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी याद कर सकते हो। ऑल साइंस टीचर्स आर चार्मिंग, ऐसा कुछ हम लोग करते थे कुछ तो, बट नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो A स्टैंड फॉर ऑल, S स्टैंड फॉर साइन, T स्टैंड फॉर tangent एंड C स्टैंड फॉर cos। आई बात समझ में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल, साइन, tan एंड cos। ठीक है, याद रहेगा ये? सर जल्दी लिख लो। शायद थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो इस चैप्टर में फिजिक्स में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा बेसिक जान लो, फिर लेक्चर पे आते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। डन सर। आगे बढ़ूं? सर डाउट। क्या डाउट है? सर यहाँ पे टैंजेंट पॉजिटिव, कोसाइन पॉजिटिव, सर ये सब लिखा क्यों एक्चुअली? लिखा क्यों? हाँ, क्योंकि आने वाले समय में, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि स्कूल में तो आपका काम चल गया 0 से 90 तक में, है ना? हाँ सर। तो अभी इस चैप्टर में आपको 90 से ज्यादा वाले वैल्यू के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे ये सीखना है ना? हाँ तो सर। कैसे निकालेंगे उस सीखने का पहला पार्ट है कि एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो तो पता चल जाए, फिर अब जो सिखाऊंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। ओके सर। ठीक है,
So now onward, you may have to deal with those angles which are greater than 90 degrees. So sometimes you may require to find out values of some trigonometric ratios whose angles are greater than 90 degree also. In that case, how to find out those values, वो सिखाने का पर्पस है. तो उसका पहला स्टेप है कि पॉजिटिव नेगेटिव तो पता चले, दूसरा स्टेप है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी देखते हैं. आगे बढ़ूं? हाँ सर. हाँ Yes. सर. सर हेलो सर. बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सर आपने वो बोला कि साइन 120 की वैल्यू तो हम फिर वो 180 माइनस थीटा करके तो निकाल ही सकते हैं ना? हाँ, निकाल सकते हैं. तो मालूम है आपको साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ सर, मुझे याद नहीं पर मैंने पढ़ा था. तो इसके लिए अभी जो ट्रिक बताऊंगा ना, अभी जस्ट उससे क्या है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी. इस तरह के सारे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताने लगेंगे. ओके सर. ठीक है, आगे बढ़ो. Yes, sir. चलो, अब सब लोग लिखना बंद करो. लिखना सब लोग बंद कर दीजिए. और अभी मैं आपको 2 रूल सिखा रहा हूँ. ऑल्दो दोनों में से एक ही रूल मोर देन सफिशिएंट है, बट मेरा पर्पस सिखाना है इसलिए दोनों बता देता हूँ. तो आप 90 से ज्यादा या कोई भी एंगल कुछ हद तक आप निकालना सीख जाएंगे. सब ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो. सबने लिखना बंद कर दिया? Yes, sir. ठीक. तो सब लोग लिखना बंद करो और अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो. सपोज, बिल्कुल मत लिखना, मैं बोलूंगा तब लिखना, क्योंकि यहाँ थोड़ा समझना है. अगर कोई एंगल अल्फा है, इसको अगर मैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस और माइनस कुछ भी थीटा में लिख सकते हैं. जैसे, अच्छा एग्जांपल बाद में. तो कोई भी एंगल अल्फा को अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में अगर लिख पाए, देन trigonometric ratio will get changed to its complementary trigonometric ratio. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हो? नो सर. Yes, sir. साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन कॉस एक दूसरे को की कॉम्प्लीमेंट्री है. Trial यस version. सर. टैन कॉट एक दूसरे का है, सेक कोसेक एक दूसरे का है. यस. एंड अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक सेकंड, तो ऐसे लिख देता हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो along with a positive or negative sign depending on quadrant in which angle alpha lies. लिखना बिल्कुल मत समझो, मैं 100 एग्जाम्पल बताऊंगा वो अगर नहीं समझोगे तो. जैसे
सपोज मैं आपसे पूछूं साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो जो मैं पूछ रहा हूं वो बोलिए। π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? सेकंड 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 में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव मैं प्लस लिख दिया। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कॉस मैं लिख दूंगा प्लस कॉस थीटा। यही अगर मैं पूछूं cos सर π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड Second. सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? साइन साइन अगर मैं आपसे पूछूं कुछ भी जो मन करे, tan 7π/2 माइनस थीटा, सपोज थर्ड क्वाड्रेंट 7π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव और tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन Cot. होगा? कॉट थीटा कुछ भी जो मन करे तुम लोग बोलो। हेलो प्लस सर। माइनस। हाँ बोल। सर थीटा/2 प्लस π/2 प्लस थीटा तो मतलब कितना भी वैल्यू जा सकता है ना वो थीटा यस का, सर। नहीं तो नहीं फिर नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट ही यस कैसे? सर। सुनो सब सुनो, यही दिमाग लगाना है। जब मैं कह रहा हूँ π/2 प्लस थीटा या 7π/2 प्लस थीटा या ऐसा कुछ, तो आप उसको आगे जैसे मान लो 120 है, 120 नहीं कुछ भी मान लो, तो तुम्हें लगता होगा कि थीटा भी तो मेरा 90 से बड़ा हो सकता है। यही प्रॉब्लम है ना तेरा? हाँ सर। हाँ, तो अगर 90 से बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट ऑड मल्टीपल प्लस माइनस में लिखेंगे। ओके सर, हाँ सर समझ गया। मतलब ये जो मतलब थीटा उसके लिए है, फिर नेक्स्ट वाला यूज 7π/2 करेंगे। लिखा है। हाँ ये जो थीटा है, ये थीटा हमेशा प्रिंसिपल क्वाड्रेंट का नंबर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। और नहीं तो फिर दोबारा से लगाओ इस फॉर्मूले को। दोबारा से मतलब मान लो कोई भी एंगल बोल दे, जैसे 290 है तो 290 क्या होगा? 270 प्लस 20 होगा, यस यस सर। मतलब 3π/2 प्लस थीटा होगा ना, 20 होगा। तुम इसको हाँ सर। π/2 प्लस कितना लिखोगे बोलो? 290 बोला था ना मैंने, तो 290 में से 20। 90 हाँ प्लस 20। 200 मैं कह रहा हूँ 290 को हम 3π/2 प्लस 20 लिख सकते हैं, या π/2 प्लस कितना लिख सकते हैं? 200 तो तुम कहोगे यहाँ तुम कहोगे थीटा 200 हो गया, यस तो कोई बात नहीं, थीटा 200 हो गया। और साइन में अगर है तो तुम cos 200 लिख दो, बट फिर 200 में आपको 90 प्लस समथिंग लगाना ही पड़ेगा ना। तो ये थीटा हमेशा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रखिए, तभी इसका मतलब है, नहीं तो आपको बड़े एंगल में मल्टीपल टाइम्स लगाना होगा। यस सर समझे? जैसे कोई पूछ दे आपसे सेक 11π/2 माइनस थीटा, 11π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? थर्ड क्वाड्रेंट 11π/2 पहले देखो किस एक्सिस Fourth पर आएगा? quadrant. फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट तो 11π/2 नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा बेटा। यस Yes. सर। अच्छा, और प्लस थीटा लिखा था या माइनस लिखा था? माइनस लिखा था, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ सर। और थर्ड में सेक नेगेटिव होता है, यस सर यस यस सर सर। नेगेटिव होगा, ये तो पक्का है। कितना नेगेटिव होगा? कोसेक तो सेक का कोस कोसेक थीटा, है ना? Yes. कोई डाउट किसी को?
तो स्कूल में आपको याद होगा, आप लोग ये पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ऐसा कुछ। हाँ ये सर। फॉर्मूला केवल 90 माइनस के लिए था। अब ये तो आप इस तरह के इनफाइनाइट फॉर्मूला बना सकते हो अगर ये कॉमन सेंस मालूम है तो, यस है ना? यस हेलो सर। सर हाँ, सर बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसे नेगेटिव होगा, मतलब पता कैसे चलेगा? अरे तो इसी के लिए तो बताया, ऐड शुगर टू कॉफी वाला ट्रिक। कौन है, किसने पूछा? तुम सो रहे थे? हे भगवान। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। सर, अभी ये जो हमारा फिर जो वैल्यू आया वो प्लस कॉस थीटा अगर आ रहा है तो फिर हमको उसकी भी वैल्यू पता ही नहीं होगी तो क्या ही मतलब फिर निकालने अरे का? अरे वैल्यू मैं बता रहा हूँ, पहले ये जो लिखा है ये एक्सप्रेशन में बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ सर। नहीं एग्जाम्पल के अंदर माइनस थीटा क्यों लिखा है? क्या? थर्ड एग्जाम्पल के अंदर 7 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा क्यों लिखा है? क्या ही फर्क पड़ता है कुछ भी। मतलब माइनस क्यों लिखा है, क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोग। पहले दो के अंदर आपने प्लस लिखा है और हाँ तो प्लस और माइनस दोनों में ट्रू है। पहला लाइन देखो, इफ अल्फा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, दोनों में से कुछ भी रहे। लिखा फर्स्ट लाइन में यहाँ पर, ये दिखा। सर बोलो बोल बेटा, जो पूछ रहा था बताओ। डाउट क्लियर हो गया सर? क्लियर हुआ। उससे पहले कौन पूछ रहा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगा? कोई पूछ रहा था ना? हाँ सर, वो डाउट क्लियर हो गया। वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, देखो तुम लोग खुद करोगे सब। देखो फाइंड, क्वेश्चन समझ लो, मान लो क्वेश्चन है ये, वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री। बताओ ये सब वैल्यू खुद से। साइन 150 डिग्री उससे पहले ऊपर का लिख लेंगे एक बार। हाँ सर। कॉस 150 डिग्री, ये सब के वैल्यूज बताओ तो तुम्हें समझ आएगा कि इस मेथड को यूज कैसे करते हैं। ऊपर के वैल्यूज लिख, ऊपर का लिखना है तो लिख लो। यहाँ से बचा है आप लोगों का ना, या ये लिख चुके हो? हाँ ये अच्छा, वो नोट नोट वन से से लिखा बचा है। है। हाँ, तो इसको कॉपी कर लो, फिर ये चारों के आंसर बताओ। हेलो सर। बोल बेटा।
सर एक बार वापस से पूरा एक्सप्लेन, मतलब यही वाला पूरा एक्सप्लेन करो ना, मतलब समझ आ गया, बस दिमाग में एक बार बैठाने की। अच्छा तो कोशिश तो कर, मैं सब दोबारा करता हूँ। पहले जो दिया है उसको कॉपी Okay, कर sir. लो और ये चारों क्वेश्चन कोशिश करो, फिर मैं ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें ऊपर वाला पार्ट अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। सर वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इन विच एंगल इन विच Theta lies. एंगल अल्फा लाइज। ओके Done, sir. आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? नहीं सर, दो। सर वैल्यूज दिखाओ ना नीचे का। चलो देखो, जैसे साइन 120 डिग्री है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। Yes. लिख सकते हैं? Yes, sir. यस 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव और साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस। cos 30 कॉस 30 तो आपको पता है कितना होता है? √3/2 मिल गया ये वैल्यू? यस वैल्यू कॉस 120 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। Yes, sir. यस सर 90 प्लस 30 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Sin साइन तो माइनस साइन 30 डिग्री। minus तो 1. ये क्या हो गया? -1/2 -1/2।
जिसने बोला था एक बार फिर समझाओ, उसको समझ आ रहा है अब? सर ऐसा मुझे समझ आ गया था, बस वो रिपीट। साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री 150 को लिख सकते हैं। यस सर। 150 किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड। सेकंड सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस. yes Cos 60 is 1/2. 1/2 यस It will become plus 1/2. इसी तरह 150 डिग्री को फिर लिख सकते हैं 90 प्लस 60. yes Cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? negative Cos will get converted into sin. yes sir minus root 3/2 आया समझ में कुछ? yes सर So हाँ, अब बोलो डाउट वाउट जिसको जो है बोलते चलो. सर नेगेटिव, अगर आप इसको नेगेटिव में करो तो आंसर सेम नहीं आता. क्या मतलब अगर मैं इसको करूँ 180 माइनस 60 तो 180 पहले वाले वाला को 180 वाला सिखाया है क्या मैंने? क्यों मतलब 180 माइनस 60 कर रहे हो ये बताओ पहले. क्योंकि इट कैन वर्क ना. हाउ इट इज वर्किंग? इट इज नॉट वर्किंग, आंसर नहीं आ रहा, बट देन So जो how बोला है it उसमें won't work na, because in first line itself it is written as odd multiple of pi by 2 plus minus theta. तो जो तुम 180 लिख रहे हो वो Oh. odd multiple of pi by 2 है क्या? oh okay yeah sorry So how will it work? yeah okay sorry sir. Clear है? हाँ सर क्लियर है सॉरी. पक्का? हाँ हाँ सॉरी. चलो अब सिखाता हूँ ये 180 वाला कैसे वर्क करेगा. चलो सीख लो, बट उतनी की जरूरत नहीं है, बट चलो ठीक है देख लेते हैं. आगे बढ़ो. Shall I move on? yes sir. हाँ सर चलो नोट 2. अब प्रैक्टिकली देखो तुम लोग खुद, जो लोग थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, ये 120 को देखते ही आपके दिमाग में 90 प्लस 30 है, कोई जरूरी नहीं है. 180 माइनस 60 भी आ सकता है जैसा इसको अभी आया था, yes sir है ना. सो सेकेंड रूल, इफ एंगल अल्फा कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, है ना, और इवन कुछ भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा. अगर ऐसा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है. Then trigonometric ratio will not change. एक फोन आ गया. So if alpha is integral multiple of pi plus minus theta, then trigonometric ratio will not change. But assign positive or negative will appear depending on quadrant in which
एंगल अल्फा लाइज, ठीक है। जैसे सपोज अगर कोई कहे साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड थर्ड। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो माइनस, और साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। हाँ सर। यही अगर कोई पूछे साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। इनमें साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। साइन का साइन ही रहेगा। सर तो मतलब ये ऊपर वाले जैसा ही है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशनल यूज करना है। हाँ, दोनों में से कोई एक रूल लगा सकते हो, ऊपर वाला क्लिक करे वो लगा लो, नीचे वाला क्लिक करे वो लगा लो, आंसर सेम आएगा। ओके सर। अगर कहीं आ गया साइन 3 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का है? कॉस 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड सेकेंड सेकेंड में कॉस पॉजिटिव या माइनस नेगेटिव? कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा दिख रहा है। तो आप Yes. खुद समझो, इस तरह के इनफाइनाइट फॉर्मूले बन सकते हैं, आप खुद बना सकते हो। यस बेस्ड ऑन द सेम, अगर मैं पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जो पहले किया था वही, नया कुछ नहीं। ये जो 4 क्वेश्चन आपको मैंने पहले दिए थे, यही चारों क्वेश्चन को अब मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये वाला ट्रिक यूज करके भी, है ना। तो इसी चारों को अगर मैं अब ये वाला ट्रिक यूज करके सॉल्व करूं, साइन 120 डिग्री, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 60 तो 180 माइनस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव? होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस साइन 60 प्लस साइन होगा, साइंस प्लस √3/2। तो प्लस √3/2 होगा। यस सर पहले भी यही आया था। यस सर Similarly, this can be written as cos 180 degree minus 60 degree. यस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। तो ये माइनस cos 60 डिग्री होगा, -1/2 तो -1/2 होगा। पहले भी यही आंसर आया होगा। यस सर साइन 150, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट का है? सेकेंड। सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो प्लस साइन 30 यस सर that is plus 1/2. यस सर Similarly, this can be written as cos 180 minus 30 किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। cos माइनस होगा, तो माइनस cos 30, तो माइनस √3/2, है ना। हाँ सर जो ट्राई कर रहे थे पिछली बार 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से, उसको समझ आया क्या गलती हो रही थी? यस सर समझ आया। चलो कॉपी कर लो इसको भी। सर वो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? नोट टू इफ अल्फा इज इक्वल टू n pi plus minus theta, that is Okay. integral multiple of pi plus minus theta. ओके सर।
डन सर। सर अगर इसमें कोई भी एक अलग वैल्यू रहेगा, मतलब ऐसा जीरो में नहीं रहेगा, जैसे अच्छा, थोड़ा बड़ा 127 वैल्यू लेके बताओ। 135, हाँ अब बोलो। सर वो 135 डिग्री रहेगा तो ऐसा मतलब अलग रहेगा, तो जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है जैसे 135 सुनो, हाँ 135 भी 90 प्लस 45 होगा यस सर। तो हो जाएगा हाँ सर। सर अगर वही अगर 137 होगा या फिर 130। अब 139। 2 मिनट रुको। 137 के लिए तुम्हें 47 डिग्री की वैल्यू जाननी पड़ेगी, यस सर। वो आप नहीं बता सकते, उसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने, मैं तो सिर्फ उसी के मल्टीपल में बता सकता हूँ, या उसी के जिसमें वो आ जाए 0, 30, 37, 45, 53, 90, जिसके वैल्यूज आपको मालूम है। बट 0 और 30 के बीच भी तो इनफाइनाइट एंगल है, तो मुझे बोलोगे 30.235 डिग्री का वैल्यू बताइए, नहीं बता सकते, उसके लिए टेबल देखना पड़ेगा। ओके सही सर, बात समझ वही में? डाउट था। हाँ सर वही डाउट था। हाँ, वो टेबल आप हर वैल्यू नहीं बता, हाँ लेकिन कम से कम ये बता सकते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ओके सर। वैल्यू किसके आसपास होगा, ये सारी चीजें बता सकते हैं। बट एग्जैक्ट वैल्यू उसी एंगल का बता सकते हो जिसका 0 से 90 में आपको याद है, अगर वो ओके इस्तेमाल सर। हो रहा है तो बता सकते हो। यस सर, समझा सर। थैंक यू सर। क्लैरिटी? सर हाँ बोल। सर वो जो फर्स्ट वाला था वो 90 के लिए हम लोग ने यूज किया, तो वो 270 के लिए भी यूज होगा क्या? बिल्कुल होगा, देखो मैंने ऊपर ही कितना लगाया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो 7π/2, 11π/2, 7π/2 कितना हो गया, ये तो 90 × 7 हो गया, 3π/2 4। 360। हाँ मतलब कुछ भी कर सकते हो। ठीक है सर। और नीचे वाले में भी यूज होंगे ना वही सारे? हाँ हाँ n π है, 3π माइनस हाँ थीटा, सर। 5π माइनस थीटा, 10π माइनस थीटा, 2000π प्लस थीटा, कुछ भी। सर एक और चीज, ऊपर वाले में खाली जो ऑड वाले वही हम लोग यूज कर सकते हैं ना? हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो अपने आप वो n π हो जाएगा ना। हाँ हाँ। तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, दोनों की जरूरत नहीं है, वैसे मैं तो जानबूझ के बता दिया, हाँ और दोनों में से कोई एक जानते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ो। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। सर साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहती है? तुम बताओ। नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों? हाँ, ऑल साइन tan cos, तो हाँ फर्स्ट सर, क्वाड्रेंट मतलब में अगर देखा जाए तो कॉस की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो पॉजिटिव और बढ़ती रहती है, मतलब पॉजिटिविटी उसकी मतलब इंक्रीज होती रहती है, तो जितना 0 बड़ा से एंगल 90, उतना ज्यादा उसका। 0 से 90 में, 90 से 180 में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। जीरो से 90 में साइन का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है, 90 से 180 में साइन का वैल्यू डिक्रीजिंग होता है। चलो बताना तो नहीं था, तुमने पूछा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, यही रिपीट होता रहता है आगे। तो ये 0, ये 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360, यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो देखो 0 से 90 में इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, जिसने पूछा था। हाँ सर। और 90 से 180 में डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है।
जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, आगे जब होगा सब सिखाऊंगा, घबराओ मत। चलो अब वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी, तुम लोगों ने कुछ कहा था, क्या होता है? that can be measured. That can be measured. तो अगर ऐसा कुछ डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब जरूर ऐसा कुछ होगा कि जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तभी ऐसा डेफिनेशन बनाना। हाँ सर। उसको क्या बोलेंगे? या उसका कुछ एग्जांपल बताओ। Sir, emotions. सॉरी, Emotions. इमोशन। हाँ, और किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगा। यस सर। और अगर मेजर करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा। यस ठीक। सो जैसे हम अगर कहते हैं मास इज 50 kg, तो यहाँ पर ये जो 50 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यस। और ये जो केजी है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना। अच्छा, तो जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इसने बताया इमोशन, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मास कितना है, तुम बोल सकते हो 60 kg, 65 kg, 68 kg, 50 kg, 50। बट मैं तुमसे पूछूं कि आज तुम कितना हैप्पी हो, तो यू कांट से कि टुडे आई एम 20 यूनिट हैप्पी। डज इट मेक एनी सेंस? नो सर। नो। नहीं। आज तुम कितना दुखी हो, तुम ये कह सकते हो कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, बट ये नहीं कह सकते हो कि आज मैं 30 यूनिट दुखी हूँ। तो ये सारे इमोशंस हैं, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कांट बी मेजर्ड, इजंट इट? तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो हम साइंस में पढ़ते ही नहीं, ये सब आर्ट्स का काम है। क्लियर है? यस। So those science will only be dealing, whether it is physics or chemistry, in coming days, with those quantity only which can be measured. That is the physical quantity. And any quantity that can be measured will be reported in terms of their magnitude as well as unit of measurement. Clear है? अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको ब्रॉडली हम लोग माइन्यूट वाले तो कुछ और है, ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं वेक्टर और दूसरे को कहते हैं स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो डिवीजन, एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर, जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरे को कहते हैं स्केलर। स्केलर। वेक्टर किसको कहते हैं? Which has both direction and magnitude. Combined with magnitude and direction. बोलो बोलो। That possesses both magnitude and direction. अच्छा, और कुछ? और किसी को कुछ इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है?
नहीं नहीं बेटा, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से कोई वेक्टर नहीं होता। जैसे तो बाद में आता है। तो पहली चीज मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर में, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यस सर। तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होगा, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इट कैन बी मेजर्ड, और व्हेन इट कैन बी मेजर्ड मींस इट कांट बी विदाउट मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर में भी रहेगा और मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी रहेगा। तो मैग्नीट्यूड वर्ड तो इमेटेरियल है, ठीक है। दूसरा, वेक्टर्स में डायरेक्शन आपका वेल डिफाइंड एंड यूनिक होगा। क्या मतलब है इसका, अभी हम देखेंगे। 2 मिनट। स्केलर में डायरेक्शन नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, एब्सेंट हो, या फिर डायरेक्शन हो बट इल डिफाइंड हो। इल डिफाइंड का भी मतलब बताता हूँ। इल डिफाइंड और मल्टीपल। इसके अलावा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हूँ। So they use vector algebra for their mathematical operation. वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है, नॉर्मल अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। वैसे ही एक दूसरा मैथमेटिक्स है जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन डिफाइन नहीं है इसमें। तो वो एक अलग मैथ्स है। तो वेक्टर को साथ ही साथ उसको भी ओबे करना है। स्केलर क्या होगा, ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करेगा। So they will not obey vector algebra for their mathematical operations. तो वेक्टर अलजेब्रा नहीं यूज करेगा तो क्या करेगा, नॉर्मल अलजेब्रा कर सकता है, या एक दूसरा मैथमेटिक्स भी है जो पढ़ना नहीं है आप लोगों को, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कहीं जाके पढ़ोगे, टेंसर अलजेब्रा बोलते हैं उसको। बट ये वेक्टर अलजेब्रा तो नहीं फॉलो करेगा, ये पक्का है। तो ये तीनों क्राइटेरिया मैच होने के बाद हम कहेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अभी जो हम लोगों को पढ़ना है, आज के बाद हम लोग केवल ये वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो कमिंग 4-5 लेक्चर में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ेंगे, तब जाके समझ आएगा कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। केवल एक लाइन मेरे लिख देने से ये खत्म नहीं होता, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल बताता हूँ कि स्केलर में कैसे डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, या फिजिकल क्वांटिटी कौन है जिसमें कि डायरेक्शन है बट वेक्टर नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे मैं सिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लीजिए।
सर मैग्नीट्यूड का मीनिंग हाँ मैग्नीट्यूड का मीनिंग डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी ये इंग्लिश का वर्ड है, फिजिक्स नहीं है कुछ इसमें। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटम। मैग्नीट्यूड का मतलब देखो जरा सा क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, क्वांटम। चलिए तो कॉपी कर लीजिए। डन सर। हेलो सर। लिख लिया सबने? नहीं सर, थोड़ा सा। हेलो सर। बोलो बोलो। सर वेक्टर्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है? मतलब मतलब किस चीज के लिए यूज होता है वेक्टर्स नॉर्मली? एक बात बता बेटा, सुनो सीखो। कुछ चीजें ना एक फंडामेंटली दिमाग में बैठा लो। बचपन में जब भी कभी तुम्हें ये एडिशन सिखाया गया था, मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था, डिवीजन सिखाया गया था, टेबल रखने को कहा गया था, उस समय अगर आप इस जिद पे बैठ जाते तो मुझे बताओ ये कहाँ यूज होने वाला है तभी पढ़ेंगे, तो सीख पाते? नहीं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आज आपको ये बात समझ आ रही है ना कि इसके बिना तो लाइफ नहीं है। ये हुआ एक एस्पेक्ट। ठीक वैसे ही क्योंकि पूरे फिजिक्स में या पूरे साइंस में आपको फिजिकल क्वांटिटी को ही डील करना है, मैं पहले ही कहा था। यस। और फिजिकल क्वांटिटी में आपको वेक्टर भी मिलेगा और स्केलर भी मिलेगा। यस। अब इन दोनों को डील करना है। आज के बाद
पूरे साइंस में लाइफ में कभी भी पढ़ोगे, जिस किसी भी क्वांटिटी से डील करोगे वो तो आइदर वेक्टर होगा या स्केलर होगा। यस सर। तो हम लोगों को उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सीखना पड़ेगा ना। हाँ सर। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सीधा सीधा छोटा सा, बड़ा नहीं। मान लो कोई मुझे 10 न्यूटन के फोर्स से उधर पुल कर रहा है, कोई दूसरा आदमी मुझे 5 न्यूटन के फोर्स से इधर पुल कर रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ? 20। कितना? 20 आपने 10 बोला ना? 10 और 5 बोला, 10 and 5। अच्छा सॉरी 15। 15 नहीं हुआ, ये हुआ 5। नॉर्मल मैथमेटिक्स, ये 5 ही हुआ ना। 10 से कोई मुझे राइट में पुल कर रहा है और 5 से कोई मुझे लेफ्ट में पुल कर रहा है, तो फाइनली मैं राइट की ओर जाऊंगा ना। हाँ सर। और रिजल्टेंट कितना तो होगा? 10 10 और 5 मिला के 5 ही होगा। 5 क्यों सर? 10 होगा ना, क्योंकि आप 10 की तरफ जा रहे हो। और 5 वाला अपोज कर रहा है, उसका क्या? अच्छा तो 10 - 5 हो जाएगा। तो क्या होगा? 5 होगा। हाँ सर 5। जबकि आज से पहले 10 और 5 मिलके हमेशा 15 होते थे। यस। यही वेक्टर अलजेब्रा का छोटा सा एग्जांपल है। तो 10 और 5 मिलके हमेशा 15 नहीं होता है। आया कुछ इम्पोर्टेंस समझ में? हाँ सर। सर नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि मतलब ये कौन से चैप्टर्स में या फिर कहाँ सारे, पे तो मैंने क्या बोला आपको, सारे चैप्टर में। आज के बाद फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर में वेक्टर का यूज होगा, इसके बिना साइंस नहीं है आपका। अच्छा मतलब इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल के साथ जितना भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके कैलकुलेशन में वेक्टर का ही अलजेब्रा लगाएंगे। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी इसके जहाँ मास को ऐड करना है वहाँ 2 kg + 5 kg 7 kg होगा, लेकिन जहाँ फोर्स को ऐड करना है वहाँ 2 + 5 मिलके 7 होगा, जरूरी नहीं है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। तो हर चैप्टर में जहाँ कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वहां पर ये चैप्टर ये यूज होगा, तो ये हर चैप्टर में यूज होगा। ओके सर। आगे बढ़ो। डायरेक्शन इज इल डिफाइंड और मल्टीपल का मतलब क्या था? बोला ना, बताऊंगा, क्या बोला था मैं कि अच्छा। बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। अब देखो, प्रेशर का नाम सुना है आपने? किसका? प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट Yes. एरिया, प्रेशर, Yes. पास्कल, सब सुना Yes. होगा। Trial version. सॉरी, कुछ बोला क्या किसी ने? बोलो, किसी ने कुछ पूछा या बोला क्या? सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, आप लोग सबको पता है ये बात? यस Yes, sir. अब देखो एक बात बताता हूँ। सपोज ये एक सरफेस है, लिखना बिल्कुल मत। कुछ भी, सरफेस एरिया ए है इसका, इस पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, और इसका सरफेस एरिया ए। तो इसमें मैं बोलूंगा प्रेशर इज F/A, और वो प्रेशर का Yes. डायरेक्शन किधर होगा? नीचे होगा। हाँ सर। लिखना मत, समझो अभी जरा सा।
अब इसी प्रेशर को मैं ऐसे देता हूँ। पास्कल लॉ पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स में बचपन में स्कूल में। यस सर। यस सर। लिक्विड के अंदर प्रेशर की कहानी। तो सपोज ये लिक्विड है, घबराओ मैं कोई बड़ी बात नहीं पूछता, मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ। तो लिक्विड के अंदर इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देखेंगे तो इधर भी होगा, 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 ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। तो ये दोनों डायग्राम में एक डिफरेंस दिख रहा है आपको कि जब भी कभी मैं प्रेशर ऑन अ सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन यूनिक है, वेल डिफाइंड है कि डाउनवर्ड है इस एग्जांपल में। बट जब मैं लिक्विड में प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो मल्टीपल डायरेक्शन है। हाँ सर। अगर ये साइड वॉल पे देखो तो यहाँ पर इधर का डायरेक्शन है ना। इस लाइन के इधर ऐसा डायरेक्शन नहीं है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेशर एज अ फिजिकल क्वांटिटी जब हम सॉलिड पे कहते हैं तो वेक्टर होता है, जब लिक्विड पे कहते हैं तो स्केलर होता है। तो इससे ये बात समझ में आ गया जहां मैंने लिखा था कि डायरेक्शन शुड बी यूनिकली एंड वेल डिफाइंड। यस सर। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। सर एक और बार समझाएंगे? सो प्रेशर at a point on a solid is a vector quantity but at a point in a liquid is a scalar quantity. क्यों क्यों ऐसा है? Because of multiple direction. अब बोलो यहाँ तक प्रेशर वाले एग्जाम्पल में कोई डाउट किसी को? हाँ सर, क्या आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? डाउट क्या है ये बताओ। मतलब एक और बार पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। दोबारा मैं फिर यही बोलूंगा ना, नया क्या बोलूंगा। किसी सॉलिड पर मैंने एफ फोर्स लगाया, सॉलिड का सरफेस एरिया ए है, तो मैं बोलूंगा इस सॉलिड पर प्रेशर एफ अपॉन ए इसका वैल्यू हो गया। डायरेक्शन किधर हो गया? तो वर्टिकली डाउनवर्ड इस एग्जांपल में। यस सर। लेकिन लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो चारों ओर लगता है। यस सर। तो लिक्विड के अंदर जब मैं प्रेशर की बात करूंगा तो इट विल हैव मल्टीपल डायरेक्शंस एट अ टाइम। यस। That's why pressure inside a liquid is a scalar quantity, but on a solid is a vector quantity. As simple as it. बट सर फिर लिक्विड में वेक्टर भी, लिक्विड में भी वेक्टर होना चाहिए ना, कि जैसे कि आपको समझ आए कि कौन से साइड के आप प्रेशर बात कर रहे हो, विच अरे बलून में डायरेक्शन। पानी रख देगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो चारों ओर से फटेगा ना, कहीं से भी फट सकता है। तो वो अंदर का प्रेशर एक ही यूनिक डायरेक्शन में थोड़ी ना लगता है, मल्टीपल डायरेक्शन में लगता है ना। हाँ, और हर जगह इक्वल है इसलिए। ओके है ना। ओके सर, समझा। तो मतलब गैस में भी प्रेशर वेक्टर होगा, सॉरी स्केलर होगा। स्केलर आगे जाके जब फिजिक्स में पढ़ेंगे
तो हम लोग लिक्विड और गैस दोनों को एक ही चीज कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। गैस में भी आप सॉलिड्स कहते में नेसेसरी है, सॉलिड्स में जरूरी है कि प्रेशर वेक्टर ही रहेगा, मतलब अगर इस पे भी अलग अलग जगहों से फोर्स मारेंगे तो फिर ये भी स्केलर हो जाएगा। नहीं नहीं, तो एक बार में तो एक ही होगा ना बेटा, एक बार में दो कैसे होगा? एक बार में तो फोर्स का एक ही डायरेक्शन होगा ना, कितना भी फोर्स मल्टीपल नहीं लगा लो सकते। तब तुम 10,000 फोर्स लगा लो, लगा लिया 1000 फोर्स, बट वो 1000 फोर्स मिला के जो रिजल्टेंट होगा वो तो एक ही होगा ना। जैसे मैंने अभी हाँ, अपना नेट वाला फोर्स एग्जांपल दिया था कि मुझे कोई उसकी 10 एक ही न्यूटन से राइट में खींच रहा है, 5 न्यूटन से लेफ्ट में खींच रहा है, 2-4 और लगा ले कहीं से खींचे, बट सबका रिजल्टेंट तो एक ही होगा कहीं भी। यस सर, हाँ समझ रहे हो ना? नेट फोर्स की वन डायरेक्शन है। हाँ, तो नेट प्रेशर तो एक ही होगा उस केस में। सर हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। आपने अभी जो बलून वाला एग्जांपल दिया, उसमें लिक्विड भरा हुआ है वाटर, तो बलून में फूंक मारो, सुनो, बलून में फूंक मारो तो बलून में फूंक मारने के बाद फट जाता है ना। हाँ सो मेरा क्वेश्चन ये है पहले कि मैं जो कह रहा हूँ पहले सुनो, फट जाता है हाँ या ना? हाँ बट उसके फटने का कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडमली फटता है, मल्टीपल जगह से भी फट सकता है एक साथ। मतलब अंदर का प्रेशर यहाँ फोर्स लगा रहा है, इसका कोई यूनिक वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब बोलो हाँ, तुम क्या पूछ रहे हो? मतलब एक इफ ऐसा लिक्विड में इफ अगर बलून को होल्ड किया है तो उसमें जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डोमिनेट नहीं करेगा। अब ये कौन, मतलब कुछ भी बोल, इसका यहाँ क्या मतलब है? डज इट मेक एनी सेंस राइट अवे? इसका मतलब क्या, मैं मतलब बताऊंगा, मुझे नहीं पता क्या पूछना चाह रहे हो। लिक्विड में डाल दिया बलून, क्या करेगा उसका? लिक्विड में बलून नहीं, बलून में बलून पर लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो चारों तरफ से लगाएगा, ये मैं कहूंगा। पर इफ फोर्स पर यूनिट एरिया है तो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो दूसरों से ज्यादा नहीं होगा। मैं अभी भी नहीं समझा ये क्या सेंस है। वो ज्यादा होगा कम होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? मुझे बलून का मास कितना है, बलून किस डेप्थ में रखा है, वहां पर प्रेशर कितना है, ये सारी बातों से डिसाइड होगा ना। इसको ऐसे ही बोल देना तो मैं नॉनसेंस बोलूंगा ना। ऐसे ही मैं कैसे बोल दूं? बताओ तुम खुद। बलून किस मटेरियल का है, बलून का मास कैसा है, उसके अंदर एयर का प्रेशर कितना है, वो जिस लिक्विड में रखा हुआ है वो कितने डेप्थ पर रखा हुआ है, लिक्विड का प्रेशर कितना लगा रहा है, ये सब मिलाने के बाद कुछ कहेंगे ना। इसका कोई स्टैंड अलोन स्टेटमेंट बोलने का तो मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? बोलो। मतलब नॉर्मल बलून को एयर में ऊपर होल्ड करके रखा है, क्या एक नॉर्मल बलून को एयर में होल्ड करके रखा। सीखो, तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो ना, तो अब थोड़ा सा टू द पॉइंट हो। नॉर्मल बलून बोलते और हो रबर तो बलून, कोई एबनॉर्मल बलून भी होता है क्या? डिफरेंट मटेरियल हो सकता है। हो सकता है। तो नॉर्मल बलून कौन सा मटेरियल होता है? रबर होता है। हाँ, हर रबर का सेम थिकनेस होता है, सेम शेप साइज होता है, सेम मास होता है, नहीं होता है ना। तो इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे आगे 8-9 चैप्टर के बाद एक चैप्टर मिलेगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अगर बलून है किस मटेरियल का है, कैसा वॉल्यूम है, कितने फोर्स लगते हैं, बट उसका वेक्टर और स्केलर के डिस्कशन से इट हैज नथिंग टू डू विद। क्लियर? Up till now, only thing which need to be cleared is liquid exerts pressure on an object or on itself in multiple directions. Is it true or false? हाँ या ना, इतना बोलो।
बाकी वो किस पर कितना लगाएगा, तुम एक बात बोलोगे, मैं उसमें 1000 बात बोलूंगा, 2 घंटे डिस्कशन करते रहेंगे। तो मल्टीपल डायरेक्शन में लिक्विड प्रेशर लगाता है, इसमें डाउट है कि नहीं, ये बताओ। नहीं है सर। क्या हुआ? जिसने पूछा था बेटा वो बताओ, लिक्विड का प्रेशर मल्टीपल डायरेक्शन में होता है एट ए टाइम, हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो इसकी वजह से वो स्केलर क्वांटिटी है। अब किस पर कितना लगेगा, बलून पर, रॉकेट पर, ब्लॉक पर, वुड पर, ये सब देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे जब सब देखेंगे। पॉइंट ये था कि स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इक्वल नहीं होता ना, इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। फ्लूइड में हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इक्वल होता है, यही पास्कल का फाइंडिंग था, जिसके लिए इतने बड़े साइंटिस्ट के नाम पर प्रेशर का यूनिट पास्कल रख दिया गया। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। जिसने पूछा था उसको क्लियर है कि हर डायरेक्शन में प्रेशर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। हाँ। एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रेशर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दिस इटसेल्फ वाज पास्कल्स लॉ। इन डिटेल पास्कल लॉ का सब कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर स्केलर के डिस्कशन में मुझे इतने से मतलब है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड is having multiple directions. That's why we put it in category of scalars, not in vectors. Correct? दूसरा सेकेंड पॉइंट को भी क्लियर करते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगा, उस बात का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुने हो बेटा? हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर अगर प्रेशर हमारा सेमी सॉलिड पे पड़ा तो वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? सेमी सॉलिड क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड लिक्विड होता है। बता दो मुझे, तुम सेमी सॉलिड किसको कहते हो? फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करना अलग है और अपने मन से तुम लोग सेमी सॉलिड क्या होता है बताओ मुझे। जो सॉलिड और लिक्विड दोनों, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो ना, जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सॉलिड लिक्विड दोनों होता है। सर जेल हाँ, या जेल। फिर नहीं, क्रीम्स। एक एक करके आते हैं। जेल हो गया, या जो तुम वो कॉस्मेटिक क्रीम बोल रहे हो, टूथपेस्ट बोल रहे हो, यही सब बोल रहे हो ना? हाँ सर। यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसको सॉलिड नहीं कहते हैं। दे आर नॉट सॉलिड, दे आर विस्कस फ्लूइड। ठीक है, ओके सर। दे आर नॉट सॉलिड। तो सॉलिड वाली कहानी हेलो इसको सर। लगाएंगे। ये तुमको अपने मन तो से फिर सर ये विस्कस लिक्विड हमारा स्केलर में आएगा ना अगर प्रेशर इस पे डालें? स्केलर में आएगा। और बोलो। सर अगर हम लोग वैक्यूम की बात करेंगे तो फिर वो उसके अंदर भी प्रेशर स्केलर होगा? वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है बेटा। अच्छा। वैक्यूम में तो प्रेशर 0 होता है ना, मालूम है ना आपको? वैक्यूम का मतलब ही है प्रेशर 0। वैक्यूम का डेफिनेशन क्या है? हाँ सर, जिसमें प्रेशर बिल्कुल है तो प्रेशर 0 होता है तो उसकी क्या बात करूँ मैं? वैक्यूम। तो मतलब उसमें क्या बात करूँ? प्रेशर 0 होता है बोलूंगा। वेक्टर स्केलर की बात ही नहीं आती है, प्रेशर 0 होता है। हाँ सर ठीक है। और बोलो। चलो, इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना है? वेक्टर होता है या स्केलर होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है?
क्योंकि वेक्टर में इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड तो है। देखो तुम लोग खुद लिखते हो 2 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट, मतलब मैग्नीट्यूड तो है, हाँ या ना? Trial version. मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना? पहले बोलो। हाँ सर। हाँ सर। किसी वायर में करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये भी मालूम है। यस यस मतलब डायरेक्शन भी यूनिकली डिफाइंड है। यस यस सर। और तुम लोग ही कह रहे हो स्केलर क्वांटिटी भी है। सर क्योंकि करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाता है ना, और अगर ये आपने जो एग्जांपल अभी आप दे रहे हैं, अगर इसमें करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं दोनों वायर से, तो फिर अगर समझिए नीचे वाले को हम लोग 2 एम्पियर और ऊपर वाले को 3 एम्पियर ले रहे हैं, तो दोनों का वेट डिपेंड करके हमारा 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अरे मैं अभी डायग्राम खत्म नहीं किया, मैं बनाऊंगा तब बोलना। मैं पूछ रहा हूँ कि why electric current, despite being the fact having both magnitude and direction, is a scalar quantity? सर क्योंकि उसके अंदर वेक्टर लॉज नहीं फॉलो हो पाते। हाँ, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है, बट इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी वेल डिफाइंड है, लेकिन ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, ये आपने कहा। अब मुझे बताइए वेक्टर का कौन सा लॉ नहीं फॉलो करता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, देखते हैं क्या होता है बाद में। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने कि वेक्टर के एडिशन, ट्रायंगल वर्ड को छोड़ देते हैं, वेक्टर के एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे स्कूल में जंक्शन रूल पढ़े हो तुम लोग? स्कूल में जंक्शन रूल पढ़े हो? नो सर। इलेक्ट्रिक नो सर। एलैबोरेट करेंगे तो समझ में आएगा। और तुम लोग कौन से स्कूल में पढ़ा है मालूंगा मैं। जंक्शन रूल का मतलब है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नाम कुछ कुछ अपने हिसाब से, कि मान लो ये एक जंक्शन है जहां पर 3 डायरेक्शन से करंट आकर मिलते हैं, तो सम ऑफ ऑल दिस 3 0 होगा। या मैं ऐसा कहूं कि इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो इसमें करंट I3 इधर होगा, and this I3 is always equal to I1 plus I2. यस सर। And algebraically, जो कोई कह रहा था 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ बोल रहा था, मतलब अगर I1 मान लो 2 एम्पियर है और I2 3 एम्पियर है, तो I3 5 एम्पियर ही होगा। Means the resultant of I1 and I2, that is 2 and 3 एम्पियर, is always 5 एम्पियर। ये बात समझ आई? यस सर। अब यही अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो 2 और 3 का सम हमेशा 5 नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जांपल खुद देखो, सपोज इस ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है कि रिजल्टेंट 1 न्यूटन इधर है, यस सर। 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन भी इधर लग रहा है, तो इसमें कॉमन सेंस कहता है कि 5 न्यूटन है ना? और भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन कहीं इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ और होगा, क्या होगा उस पर बाद में जाते हैं। तो वेक्टर में 2 और 3 मिलके 5 ही होगा जरूरी नहीं है। देखो आप 1 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, इन बिटवीन भी कुछ हो रहा है, यस ना? बट इलेक्ट्रिक करंट में 2 और 3 मिलके 5 ही होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिक्स नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। तो वो जो मैंने लिखा था कि इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, वो उसका मतलब यही हुआ। सो
Despite having magnitude and direction, electric current is a scalar quantity. कोई डाउट किसी को? Because it doesn't follow vector algebra. तो ये तो मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन के हिसाब से सिखाया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत कुछ होता है, तो वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सर जो असाइनमेंट्स वरना होमवर्क वगैरह होगा उसके लिए दूसरी बुक मेंटेन करनी है क्या सेम बुक में कंटिन्यू करें? मेरे हिसाब से दूसरी बुक मेंटेन कर लो। ओके सर। ये प्रेशर वाला लिख चुके हो? यस सर। 2 से लिखना बाकी है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो और जिसका जिसका होते जाए आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर आप नोट 1 Bye, दिखा sir. सकते हो क्या? थैंक यू सर। सर नोट 1 और 2 दोनों दिख रहा है अब? यस सर। हेलो सर। सर बोल बेटा। सर मैं क्लास लीव कर सकती हूँ क्योंकि मेरा अभी प्रीलिम चल रहा है लास्ट हाँ, पे। मैंने कहा ना कि जैसे ओके अभी सब लोग जैसे लिखा हुआ जिसको हो जाए आप क्लास लीव कर सकते हो। सबका जिसका लिखा होता जाए जाते जाइए। ओके सर। सर एक बार बता सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है? कोई भी अलजेब्रा क्या होता है? तुम जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बचपन में पढ़े हो वो अलजेब्रा ही है ना? हाँ सर। तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से नॉर्मल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे। वैसे ही वेक्टर का मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग जिस रूल को फॉलो करके करेंगे उसी रूल्स को वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। समझे? तो आप लोग अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का रूल्स फॉलो करते आ रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है वेक्टर्स के लिए। तो जो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है उसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। समझ गए? बोलो बेटा, जिसने पूछा था समझ आया? हाँ सर।